आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 है जिसकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और इसके बाद आपको डेली एक एक वीडियो इस चैप्टर का आता रहेगा। आप इस अगर पूरे वीडियो को देखते हैं तो इसमें जितने भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो उससे रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए आज इस चैप्टर की हम शुरुआत कर लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या चीज़ होती है। जब हम विद्युत आवेश को समझ लेंगे तो इसे आगे चैप्टर जब बढ़ेगा तो उसे हमें समझने में आसानी होगा। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। चार्ज यानी कि आवेश। अब आवेश क्या है? तो आवेश यानी कि चार्ज किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और साथ ही इसका अनुभव भी करवाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आवेश। तो आइए पहले इस आवेश की परिभाषा को हम लिख लेते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो तो उसे आवेश कहा जाता है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं आवेश। इस आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, Q से सूचित करते हैं। अर्थात जैसे लिखेंगे इसे Q के द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन, क्योंकि आवेश का इंग्लिश चार्ज है, इसका पहला लेटर C है, तो इसे C से सूचित करना चाहिए था, तो फिर Q से क्यों करते हैं? अब ये क्वेश्चन है। तो बात यह है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है और क्वांटीकृत राशि होने के कारण इसको हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो आइए पहले इसको जानते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे हो सकता है। जैसे ये हमारे पास कोई वस्तु है और ये वस्तु अभी है उदासीन होने का मतलब इस पर अभी किसी प्रकार की कोई आवेश नहीं है। तो अगर उदासीन होने का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन दोनों के दोनों बराबर हैं। बराबर होने के कारण इस पर किसी प्रकार की कोई आवेश नहीं है, ना तो वो प्लस चार्ज है ना तो वो माइनस चार्ज है, जिसके कारण ये वस्तु उदासीन है। तो ये क्लियर कर लेना है कि उदासीन होने का ये अर्थ नहीं है कि उसमें ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, पर दोनों बराबर संख्या में है, जिसके कारण उस पर कोई आवेश नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास एक उदासीन वस्तु है। उदासीन होने का अर्थ है कि इसमें जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही संख्या में प्रोटॉन भी होते हैं, जिसके कारण ये वस्तु उदासीन है। लेकिन अगर इस वस्तु में से अगर वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान कर देना। तो जब अभी मान के चलते इस पर 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था, अभी दोनों बराबर है, लेकिन जब मान के चलते एक इलेक्ट्रॉन को ये दे दिया, तो इस कंडीशन में ये अब वस्तु
इस वस्तु के ऊपर, अब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन था पहले और 10 प्रोटॉन था। एक इलेक्ट्रॉन को ये दे चुका है, तो जब इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या में अब कमी आ गया होगा। जैसे अब इसमें इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अब इसमें बच गया 9 गो और प्रोटॉन है 10 गो। तो कोई भी चीज़ जब वो अधिक संख्या में रहता है तो अपना वो वर्चस्व जमा लेता है उस पर, वो अपना पूरे प्रभाव अपना दिखाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले जब बराबर था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, तो दोनों का वर्चस्व बराबर था, दोनों में से किसी का भी आवेश शो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन कुछ उसमें से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गया। कमी आते ही इस पर एक आवेश शो होता है जिसको कहते हैं प्रोटॉन, चूंकि प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर अब प्लस आवेश आ जाती है। अर्थात ये वस्तु अब धनावेशित हो चुका है। तो धनावेशित कब हुआ? जब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल प्रोटॉन की संख्या बराबर था, तो ये वस्तु था उदासीन। लेकिन जब ये वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो बाहर चला जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में आ गया कमी और प्रोटॉन की संख्या तो उतना ही रहा। तो अब प्रोटॉन की संख्या यहाँ देखने पर ये लगता है कि प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस पूरे वस्तु के ऊपर प्रोटॉन का अपना प्रभाव आ जाएगा। ये पूरे प्रोटॉन का जब प्रभाव आएगा तो ये वस्तु हो जाता है धनावेशित। तो इस प्रकार से वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो उसके ऊपर धन आवेश आती है। लेकिन इसके उल्टा भी हो सकते हैं, जैसे अगर ये कोई वस्तु, इस वस्तु में अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, जैसे जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 ही प्रोटॉन भी है। तो अभी वस्तु कैसा है? तो वस्तु उदासीन है। तो यहाँ लिख लेते वस्तु है उदासीन। लेकिन जब ये वस्तु में कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण होने के कारण इस वस्तु के ऊपर, अब ये वस्तु है और मान के चलते एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में हो गया वृद्धि और प्रोटॉन तो उतना ही रहा। जैसे इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो एक अगर ले लिया होगा तो 11 गो इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन अभी भी 10 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिया है कहीं से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है, इस पूरे वस्तु के ऊपर रहेगा माइनस आवेश। तो यहाँ लिख लेते हैं ये है माइनस चार्ज, यानी माइनस आवेश। इस प्रकार से वस्तु में आवेश आती है। तो ये वस्तु में दो प्रकार के आवेश हैं, एक है धन आवेश और एक है ऋण आवेश। अर्थात ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कोई वस्तु तभी होता है जब वह इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो जैसे इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था बराबर, तो वस्तु था उदासीन। लेकिन जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में आ गया कमी और प्रोटॉन उतना ही रहा। अधिक प्रोटॉन होने के कारण इस पूरे वस्तु के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब वस्तु हो जाएगा धन आवेशित। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में हो जाती है वृद्धि और प्रोटॉन उतना ही होने के कारण इस पूरे वस्तु के ऊपर इस माइनस आवेश का प्रभाव आएगा, जिसके कारण ये वस्तु हो जाती है ऋण आवेशित। इस प्रकार ने हम देखा हमने कि वस्तु में आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। लेकिन कोई वस्तु में आवेश अलग अलग प्रकार से उत्पन्न करा सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से हमेशा आवेश उत्पन्न होगा। वस्तु को आवेशित करने की टोटल 3 विधि है मेरे पास, जिसमें से पहला है घर्षण विधि। तो ये जो अभी देख रहे हैं वस्तु को आवेशित करने की विधि, ये है घर्षण विधि। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, जैसे किसी को ऐसे हवा में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं उड़ के चला जाता है। अगर कोई वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसको कहीं से ऊर्जा मिलता है और वो ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़ के वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ से निकल जाते हैं और वस्तु हो जाते हैं धनावेशित। लेकिन अगर सेम उसी प्रकार से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो वस्तु हो जाते हैं ऋणावेशित। तो हमारे पास 3 विधि है वस्तु को आवेशित करने की। पहली है घर्षण विधि, दूसरा है चालन विधि और तीसरा होता है प्रेरण विधि। हम लोगों ने अभी जो उदाहरण देख रहे हैं ये घर्षण विधि के उदाहरण है। जैसे बचपन में आपने बहुत सारे ऐसे किए होंगे कि हम जैसे पेन को ऐसे बालों में रगड़ के और छोटे छोटे कागज को ऐसे हाथ पे रख के इसको चिपकाए होंगे, तो वो डायरेक्ट चिपक जाता है। तो वहाँ हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत मज़ा आता है, बस करते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न है कि जब हम पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं या कंघी करते हैं
तो घर्षण होने के कारण हमारे जो बाल हैं उस बाल से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस पेन के ऊपर या तो कंघी के ऊपर। और हमारे पास जैसे कोई कागज है तो कागज में चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हमेशा होते हैं, तो उस स्थिति में जब हमारे नज़दीक में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके नीचे से प्रोटॉन को खींच लेता है, जिसके कारण वो आपस में चिपक जाते थे। तो ये जो विधि है आवेशित करने की, ये कहलाती है घर्षण विधि। लेकिन अब हम जानते हैं कि वस्तु में आवेश जैसे उत्पन्न हो चुका है, अब इस आवेश का सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसको कैसे मापते हैं, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि आवेश उत्पन्न हम किस प्रकार से करते हैं। तो पहले इसके मात्रक को जान लेते हैं। आवेश बराबर विद्युत धारा इनटू समय या विद्युत धारा गुने समय। तो आवेश का एक सूत्र मिल गया, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय होता है। लेकिन इस आवेश की अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास ये सूत्र मालूम है, तो सूत्र जब मालूम है तो उससे हम लोग मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आवेश का मात्रक निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का मात्रक आना चाहिए, विद्युत धारा का और समय का। ये हम लोगों ने कई एक बार पढ़े हुए हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का तो मात्रक सेकंड ही होता है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक अर्थात इसको कहते हैं SI मात्रक। इसको वैसे सूत्र में अगर लिखना चाहे तो आवेश को डिनोट करते Q से, विद्युत धारा को I या तो A से और समय को T से। तो एक सूत्र निकल गया है Q बराबर I इंटू में T, जहाँ पर Q है विद्युत आवेश, I है विद्युत धारा और T है समय। तो चलिए इसका मात्रक निकालते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होते हैं। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक। तो सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं Q बराबर I इंटू में T होता है, मतलब आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले I का मात्रक, I का मात्रक का मतलब विद्युत धारा का मात्रक इंटू T यानी समय का मात्रक, T का मात्रक यानी समय का मात्रक। तो इस I का मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का होता है सेकंड। इसका मात्रक क्या मिल गया, एम्पियर इंटू में सेकंड। इसको लिख सकते हैं सिंबल के रूप में I या तो A लिख लेते हैं एम्पियर का। चलो A इंटू में S मतलब एम्पियर इंटू में सेकंड। तो आवेश का हमें क्या मात्रक मिल चुका है, एम्पियर इंटू सेकंड, ये आवेश का मात्रक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन, हम लोगों ने कई एक बार पढ़ चुके हैं कि आवेश का मात्रक तो कूलम होता है, आप ये एम्पियर सेकंड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एम्पियर सेकंड तो मात्रक होता नहीं आवेश का। नहीं, आवेश का मूल राशियों के पदों में मात्रक एम्पियर सेकंड ही होता है, लेकिन इसे खोजा था कूलम नाम के वैज्ञानिक ने, तो उसके नाम के सम्मान में हम लोग इस एम्पियर सेकंड को बोल देते हैं कूलम। तो अगर रियल में पूछा जाए आवेश का मात्रक क्या है मूल राशियों के पदों में, तो वो होते हैं एम्पियर इंटू में सेकंड। लेकिन एम्पियर सेकंड नहीं बोलकर हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कूलम, क्योंकि इसको बताया कौन था, कूलम, जिसके कारण उसके नाम के रिस्पेक्ट के तौर पे, उसके नाम के सम्मान में हम लोग इसका मात्रक क्या बोलते हैं, कूलम। तो होता है एम्पियर सेकंड, इस एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कूलम। तो अब इसको कहते हैं कूलम। तो हमारा मात्रक अब मिल चुका है, आवेश का SI मात्रक क्या है, तो कूलम, जिसको डिनोट करेंगे C से। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि आवेश का मात्रक बताओ, तो एम्पियर सेकंड नहीं बताना है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। लेकिन मूल राशियों के पदों में अगर क्वेश्चन पूछेगा बताइए मात्रक, तो एम्पियर इंटू सेकंड होता है। अच्छा, इस कूलम को हम लोग C से डिनोट कर सकते हैं, आगे चलकर इसको केवल C ही लिखते हैं। आवेश कहीं भी दिखाना हो तो आवेश का मात्रक कूलम होता है तो उसका C लिखते हैं। अब इस एम्पियर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये तो जान चुके हैं कि इसका मात्रक रियल में एम्पियर सेकंड है, लेकिन बताने वाले वैज्ञानिक था कूलम, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अब कूलम नाम देते हैं। तो मात्रक है रियल में एम्पियर सेकंड, पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका मात्रक हो गया कूलम। तो इस प्रकार से अब क्लियर हो चुका है कि आवेश का मात्रक क्या होते हैं,
आवेश का मात्रक हमेशा बोलना है कि कूलम होता है, लेकिन मूल राशियों के पदों में नहीं। मूल राशियों के पदों में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एम्पियर सेकंड होगा, पर ये नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो यही कूलम ही पूछेगा। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। चलिए, ये तो है आवेश का ऐसा ही मात्रक यानी कूलम। लेकिन अब हम आवेश को अगर व्यवहार में देखते हैं कि व्यवहार में इसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, तो वहाँ पर कैसे मापते हैं। तो आवेश का हम चलिए अन्य मात्रक को लिखते हैं कि अन्य और कौन कौन मात्रक होते हैं। पहला है व्यवहारिक मात्रक एम्पियर इंटू में घंटा होता है। लेकिन दूसरा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे अर्थात एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम का। ये सूत्र याद रखना है। एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं, तो 96,500 कूलम होते हैं। उसी प्रकार से अगर इसका सबसे छोटा मात्रक, तो वैसे सबसे छोटा मात्रक सीजीएस ही हमेशा देता है, तो उसको हम डायरेक्ट सीजीएस मात्रक लिख लेते हैं। जैसे आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्थैत कूलम। याद रखना, स्थैत कूलम या स्टेट कूलम भी इसी को लिखते हैं। अर्थात इसमें संबंध है 1 कूलम बराबर 3 × में 10 के पावर 9 स्थैत कूलम होते हैं। तो ये याद रखने का आवेश का सीजीएस मात्रक होते हैं स्थैत कूलम, और एक स्थैत कूलम बराबर होते हैं 3 × 10 के पावर 9 स्थैत कूलम होते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से ये अगर पूछा जाए 1 एम्पियर घंटा बराबर कितने होते हैं, तो 1 एम्पियर इंटू में घंटा बराबर होता है 3600 कूलम के। तो ये याद रखना है कि 1 एम्पियर घंटा में कितने कूलम, तो 3600 कूलम। ये कुछ संबंध ऑब्जेक्टिव में आते हैं। एक आवेश का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा होता है, 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम होता है। उसी प्रकार से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक या सबसे छोटा मात्रक स्थैत कूलम होता है। 1 कूलम में 3 × 10 के पावर 9 स्थैत कूलम होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि आवेश क्या है, आवेश का मात्रक कितने होते हैं, और व्यवहारिक मात्रक क्या है, बड़ा मात्रक क्या है, छोटा मात्रक क्या है। सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, एक छोटा चीज़ और बच गया है, आवेश का विमीय सूत्र, तो वो भी आके लिख लेते हैं। आवेश की बीमाएं, आवेश की जो बीमा है, वैसे सूत्र जानते हैं Q बराबर I × में T होता है। तो इस प्रकार से आवेश का जो बीमीय सूत्र है वो I या नहीं तो A लिख लेते हैं। तो चलिए A लिख लेते हैं, A, और इसको हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं बीमीय सूत्र को, और समय का होता है कैपिटल T। तो इस प्रकार से इसका बीमीय सूत्र क्या निकल के आ गया, I × में T। तो आवेश का बीमीय सूत्र क्या मिल गया, I × में T या तो A × में T। तो इसको A और T लिख लेते हैं, और ये इसको कोई I भी लिख सकता है एम्पियर को, तो इसको I × में T ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों किसका विमीय सूत्र हो गया, आवेश का। I × T या तो A × T होते हैं। चलिए, तो आवेश, आवेश का मात्रक, आवेश का विमीय सूत्र, इस सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, पूछा जाएगा आवेश कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। चूंकि हम सदिश राशि और अदिश राशि में डिफरेंस क्या जानते हैं कि वे राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो तो उसको कहते हैं सदिश राशि। लेकिन जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको कहते हैं अदिश राशि। तो इस प्रकार से आवेश को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ पूर्व दिशा में आवेश जा रहा है, पश्चिम दिशा में आवेश जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। ऐसा कोई दिशा बताती नहीं आवेश का, जिसके कारण आवेश एक अदिश राशि है। तो आइए एक बार उसको आप रिवाइज करवा देते हैं कि हम लोग अभी तक इसके बारे में क्या क्या चीज़ जाने। तो हमने आज स्टार्ट किया है क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक यूनिट है। उस यूनिट के अंदर में 2 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में अगर बात करा जाए तो इसको कहते हैं
विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और एक चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता। तो उस 2 यूनिट में से हम पहला यूनिट स्टार्ट किए हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें से हम लोग पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी आवेश। जैसे पूछा जाए आवेश क्या होते हैं, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो उसको आवेश कहते हैं। इस आवेश को Q से डिनोट करते हैं। और आवेश का सूत्र अगर कहेगा तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा होता है। 1 एम्पियर घंटा में 3600 कूलाम होते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। उसी प्रकार से आवेश का सबसे छोटा मात्रक या तो CGS मात्रक स्थैत कूलाम होता है। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम होते हैं। और आवेश का विमीय सूत्र IT या नहीं तो AT होता है। और आवेश एक अदिश राशि है। तो हम लोगों ने आवेश क्या है इसके बारे में सारे जानकारी को आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं। जैसे अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन कोई देता है, उसको फिर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो वो सारी प्रक्रिया कैसे संभव है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।